प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माला माथुर, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेरठ सिटी, BA पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका टॉपिक हमने शुरू किया था, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति। इसकी हमने विषयगत प्रवृत्तियां पहले शुरू की है, कल हम बाद में लेंगे। तो विषयगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो पॉइंट्स हमने कर लिए वो इस प्रकार है: व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति चित्र, नारी के सौंदर्य एवं प्रेम का चित्र, रहस्यवाद, अलौकिक प्रेम चित्र, रहस्य भावना एवं स्वतंत्रता प्रेम। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब इसके आगे और जो विषयगत प्रवृत्तियां हैं हम वो ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम ले रहे हैं स्वच्छंदतावाद। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि छायावादी कवि जो है वो अहमवादी है। तो इसी अहमवादिता के कारण उसे विषय, भाव, कला, धर्म, दर्शन, समाज किसी भी क्षेत्र में उसे किसी भी प्रकार की रूढ़ि और बंधन स्वीकार नहीं है। इन सब में उसने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उसने जो अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त किए हैं उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधन और रूढ़ियां स्वीकार नहीं है। भाव क्षेत्र में भी उसने इसी क्रांति का प्रदर्शन किया। उसने, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि उसने मैं की शैली अपनाई। निराला का उदाहरण भी हमने लिया था कि मैंने मैं की शैली अपनाई, देखा दुखी इतनी पाई। तो लेकिन उसकी जो ये मैं की शैली है उसमें समूचा समाज सन्निहित है। और छायावादी कवि के लिए कोई भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त है। तो उसने प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में उन्मुक्त मार्ग स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। और इसी कारण से उसमें हमें ये सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। सौंदर्य और प्रेम का चित्रण भी मिलता है, प्रकृति चित्रण भी मिलता है, रहस्यवादिता भी मिलती है, और वेदना और निराशा भी मिलती है, और मानवतावादी दृष्टिकोण भी मिलता है। ये सभी प्रवृत्तियां हमें उसके इसी स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के कारण मिलती है। वास्तव में छायावाद जो है वो वैयक्तिक रुचि स्वातंत्र्य का युग है। अगली प्रवृत्ति हम ले रहे हैं वेदना और निराशा। छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति जो हुई है वो करुणा और निराशा के रूप में हुई है। प्रसाद और महादेवी में हमें ये वेदना सेवावाद, मानवतावाद और अध्यात्मवाद पर आधारित मिलती है। प्रसाद में तो जैसे प्रसाद के आंसू का पहले भी हमने जिक्र किया था, तो उसमें उन्होंने वेदना को साकार रूप दिया है। और पंत तो स्पष्ट ही कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा मान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसी तरह महादेवी कहती है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुममें ढूंढूंगी पीड़ा। और इसी तरह सब कवियों ने कुछ न कुछ इस बारे में अभिव्यक्त किया है। पंत कहते हैं कि चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मन। तो वेदना और निराशा की भावना हमें इस कविता में देखने को मिलती है। अगला है हमारा पॉइंट, मानवतावादी दृष्टिकोण। वास्तव में छायावादी काव्य जो है वो भारतीय सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद से गहरे रूप में प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर, अरविंद, इन सब के दर्शन का प्रभाव पड़ा है। और स्वच्छंदतावादी कवि होने के कारण, जैसे कि हमने अभी बात की है, कि सिद्धार्थ दर्शन समाज किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधन, रूढ़ियां, मिथ्या मान्यताएं स्वीकार नहीं है। और फिर रविंद्रनाथ ठाकुर जो बंगला साहित्य में मानवतावाद का जयघोष, उद्घोष पहले ही कर चुके थे, इसका उनका प्रभाव भी इस काव्य पर बहुत पड़ा। और छायावादी काव्य में ये मानवतावादी दृष्टिकोण विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वास्तव में छायावादी कवि जो है वो सारे संसार से प्रेम करता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की सीमा, भौगोलिक सीमा, जाति, रूढ़ियां, धर्म, किसी भी प्रकार का बंधन उसे स्वीकार्य नहीं है। उसके लिए भारतीय अभारतीय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो ये मानता है कि सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है।
विश्व मानवतावाद की प्रतिष्ठा उसका आदर्श है। और इस काव्य में हमें विश्व के शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण भी इस काव्य में देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति है हमारी छायावादी कविता की है आदर्शवाद। हमने देखा कि छायावादी कविता जो है उसमें आंतरिकता की प्रवृत्ति की प्रधानता है। उसमें किसी भी पदार्थ के बाह्य रूप चित्रण की प्रधानता की प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। और इसी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उसका जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी रहा है। उसे वास्तव में संसार के पदार्थों के बाह्य रूप चित्रण की अपेक्षा अपनी जो सहानुभूतियां हैं वो अधिक यथार्थ लगी और उसी को उसने अभिव्यक्त किया है। उसका काव्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो कल्पनात्मक रहा और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता बनी रही। छायावादी कवि के इसी आदर्शवादी और कल्पनात्मक दृष्टिकोण को उसके भाव क्षेत्र के अतिरिक्त कला पक्ष में भी देखा जा सकता है। अगली प्रवृत्ति विषयगत युग का प्रभाव। चाहे छायावादी कवि अंतर्मुखी है, चाहे उसने नई शैली अपनाई है, लेकिन वो अपने युग से विमुख नहीं रहा है। कि छायावादी कवि जो है उसका काव्य व्यक्तिवादी है, उसके कवि की विचारधारा का केंद्र वो स्वयं है और उसने चाहे मैं की शैली अपनाई है, लेकिन उस मैं की शैली में जनता के सुख दुख, आशा निराशा इन सब की अभिव्यक्ति हुई है। और हालांकि कहीं कहीं हमें इस काव्य में पलायनवादी स्वर देखने को मिलता है कि वो कल्पना लोक में ही विचरण करता रहता है, जगत और जीवन की वास्तविकता से भागकर किसी एकांत में ही जाना चाहता है। लेकिन अगर हम उसके कारण उसके बीच भी देखें तो हमें तत्कालीन समाज और उसकी परिस्थितियों में मिल जाते हैं। और फिर भी अगर हम देखें तो अशांति में शांति पाने की जो कामना उसने की है, ये भी छायावादी कवि की एक महत्वपूर्ण देन है। प्रसाद जिन्होंने कहा है अरण्य मधुमेह देश हमारा, तो इस पर तो कोई भी भारतीय युवक गर्व कर सकता है। छायावादी कवि जो है वो अंतर्मुखी है, लेकिन हमेशा उसने उस काल में स्वतंत्रता का आह्वान किया है। और दूसरी बात, युग की अगर हम बात करें तो आज के वैज्ञानिक युग की जो सबसे बड़ी देन है वो है बौद्धिकता। और इस बौद्धिकता के अतिरेक के कारण ही मनुष्य का जीवन कितना अशांत और विशृंखल हो गया है। तो ये सब हमें उसके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे हम प्रसाद का उदाहरण लें कि कामायनी में उन्होंने जिस तरह से आज के युग के समस्त प्रतीकात्मों का चित्रण किया है, तो वो युगीन प्रतिबिंब हमें स्पष्ट उनके काव्य में दिखाई देता है कि आज के मनुष्य की अशांति का कारण क्या है। प्रसाद कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन। कि ज्ञान क्रिया इच्छा सब अलग अलग है, तो ये तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, हमारी अशांति का कारण है। छायावादी कवि ने स्पष्ट कहा है कि आज के विश्व जीवन की जो शांति है वो तभी स्थापित हो सकती है जब उसके हृदय और बुद्धि में समन्वय हो। तो इस प्रकार युग का प्रभाव भी हमें उसके काव्य में देखने को मिलता है। छायावादी कवि बार बार नाम आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से प्रमुख छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, जो चार आधार स्तंभ है छायावाद के। और छायावादी काव्य की ये हमने विषयगत प्रवृत्तियां की है। अब इसकी रही है कलागत प्रवृत्तियां। तो जिस तरह विषय के संबंध में हमने देखा कि उसने किस प्रकार स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है, किस प्रकार वो अंतर्मुखी रहा है, किस प्रकार उसमें काल्पनिकता की प्रधानता रही है, तो इन सबको देखते हुए हम सोच सकते हैं कि उसकी जो शैली होगी वो भी हटकर होगी, कुछ अलग होगी। तो उसके बारे में चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।